हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी के लिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी में काम करते हैं या फिर सीएजी के एस्पिरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू या और एग्जाम्स के थ्रू। हम इस वीडियो में बात करेंगे सबऑर्डिनेट ऑडिट सब सर्विसेज एग्जाम की, एसएएस एग्जाम की, जो सीएजी कंडक्ट कराता है। उसका डिपार्टमेंटल एग्जाम है और अगर आपको प्रमोशन चाहिए डबल की पोस्ट के लिए और जो डायरेक्ट रिक्रूटेड डबल हैं उन्हें कंफर्मेशन के लिए एग्जाम की ज़रूरत होती है। तो 2 स्टेज का एग्जाम होता है, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। ओके, ये स्टेज 2 का। उससे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है जो कि सभी प्रमोशन वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें देना पड़ता है। जैसे अगर आप ऑडिटर हो, सीनियर ऑडिटर हो, या आप अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट हो, या अगर आप क्लैरिकल ग्रेड पे हो, तो आपको डबल बनने के लिए पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम देना होगा और फिर मेंस देना होगा। और जो DRWs हैं, डायरेक्टली रिक्रूटेड डबल्यूज हैं, उन्हें सिर्फ मेन एग्जाम देना होगा। राइट, तो ये 2 स्टेज का एग्जाम होता है। एक बार मार्च अप्रैल में होता है हर साल, दूसरा नवंबर और दिसंबर में होता है हर साल। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने फॉर अपियरिंग इन एसएएस एग्जामिनेशन। पहले 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस चाहिए होती थी, बट अब इसे 2 साल कर दिया गया है। तो अगर आप एक ऑडिटर हो, इसमें सबका दे रखा है एज अ क्लर्क, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, एज अ स्टेनोग्राफर, एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, एज अ डिविजनल अकाउंटेंट, एज अ जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, तो जो भी डबल्यू से नीचे नॉन गैजेटेड पोस्ट है सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं 2 साल की सर्विस के बाद। और आप गैजेटेड पोस्ट डबल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। ओके, तो कुछ डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के जो बहुत ही कॉमनली आते हैं। पास परसेंटेज एक तो आता है हर पेपर का, तो जनरल के लिए 45% होता है हर पेपर में पास, और जो SC ST होते हैं उनके लिए डिसाइड करा जाता है, लेकिन नॉर्मली 40% होता है। जो DRWs होते हैं, अगर आप CA हो या फिर आप ICW या अपने इंटरमीडिएट स्टेज क्लियर कर रखिए, तो आप PC14 और PC15 2 पेपर्स होते हैं, इनमें आपको एग्जाम्पशन मिलता है। PC14 सिविल ब्रांच के लिए, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्टिंग से रिलेटेड ये पेपर होता है। ऐसे ही PC15 एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर होता है। तो अगर आप CA या CMA हो तो आपको इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद exemption from appearing in SAS papers in respect of DRWs who got exemption passed the papers while appearing in SAS exam in the capacity of auditor, senior auditor। तो अगर आप ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर की तरह काम करते थे CAG के किसी ऑफिस में, फिर आपका दूसरे लेट्स से CGL आपने दिया, आपका सिलेक्शन एज अ डबल्यू हो गया दूसरे ऑफिस में दूसरे एग्जाम से, तो उस केस में आपको सारे ही पेपर दोबारा से पास करने पड़ेंगे, कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। What are the requirements for successful completion of probation? For candidates joining any new office after technical resignation, any official who joins the office of IAAD after rendering technical resignation shall be required to successfully complete probation period। तो पूरा probation period करना पड़ेगा। He shall be treated on par with fresh candidate। अगर आप technical resignation लेके आ रहे हो तो आपको एज अ fresh candidate ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो बहुत कॉमनली एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते थे। अब ये सबऑर्डिनेट ऑडिट एग्जाम जो मेंस की जो स्टेज है उसके ग्रुप्स का जो पेपर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप 1 जनरल कॉमन पेपर्स होते हैं, जैसे PC1 है लैंग्वेज स्किल, इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस हम अभी देखेंगे। PC2 में लॉजिकल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, ये मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है, ये भी बहुत ईजिली निकल जाता है। और जो लोग SSC CGL देखे हैं उनके लिए और भी ईजी होता है। IT थ्योरी PC3 होता है, इसमें जो टेक्निकल जिनकी क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर्स वगैरह हैं, उनके लिए ईजी पड़ता है। और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं। बट आई थिंक अगर आप रेगुलर स्टडीज़ करोगे और उसका 1-2 बार रिवीजन करोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। IT प्रैक्टिकल, इसका आपको ये लैब में देना होता है ये एग्ज़ाम। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, जो MS ऑफिस मोस्टली होता है उसके बारे में पूछा जाता है। ईजिली आप क्लियर कर लोगे, थोड़ी सी भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। दूसरा, ये जो पेपर्स होते हैं इनकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है एग्ज़ाम से पहले, तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग में आपको सब बताया जाता है कि क्या क्या सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस इनमें आते हैं, क्या लेवल होता है इन क्वेश्चंस का, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सब आपको बताया जाता है।
फिर PC5 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर CAG का एक DPC एक्ट है, उसके बारे में उसके 20 प्रोविजंस हैं, तो वो भी आसानी से हो जाता है। फिर आपकी जो सर्विस रूल्स वगैरह जो होते हैं, स्वामीज़ की एक हैंडबुक आती है, उसके थ्रू आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये PC5, PC6 और PC7 एक ही पेपर है बट अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। जैसे PC5 आप कॉमर्शियल और सिविल स्ट्रीम के लिए दोगे, डिफेंस ऑडिट में किसी का वर्क PC6 देगा। ऐसे ही अगर आपका रेलवे ऑडिट में हो तो PC7 दोगे। तो ये जो 5 पेपर्स हैं ये बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है, जनरल पेपर्स होते हैं। बट दिक्कत जहाँ पे आती है वो होते हैं ग्रुप 2 के पेपर्स। उसमें सब कुछ आपके लिए नया होता है, काफ़ी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग इन सब से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए आपको एक स्टडी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको सीरियस स्टडी और नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही इसमें जैसे PC8 है, ये सिविल, मैं सिविल के हिसाब से बताता हूँ, बाकी जैसे PC8 की तरह और भी पेपर होंगे। जैसे PC9 है वो डिफेंस के लिए होगा, PC10 है PNT के लिए होगा। ऑलमोस्ट सेम पेपर होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं अपने आपकी स्ट्रीम के हिसाब से। तो PC8 उसमें फाइनेंशियल रूल्स वगैरह, GFR ये सब आते हैं, GAR गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स वगैरह, इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पढ़ना काफ़ी पड़ता है, बट अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको बताया जाएगा क्या इम्पॉर्टेंट है, किसके ज़्यादा चांसेस आने के। ऐसे PC11 फाइनेंशियल रूल्स प्रिंसिपल, ये आपका रेलवे ऑडिट के लिए हो गया, राइट। फिर PC13 ये अकाउंटेंसी, ये अकाउंट्स वालों के लिए होता है। उसके बाद PC14 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एलिमेंट्री कॉस्टिंग, जिस पेपर की हम बात कर रहे थे, जिसमें एग्जेम्पशन भी लिया जा सकता है, बट नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि वो CA या CMA नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने SSC CGL में भी आपका जो अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसमें दी होगी, उसी लेवल की अकाउंटिंग इसमें पूछी जाती है। PC15 कॉमर्शियल ऑडिट के लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग होती है। उसके बाद PC16 पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स, इस पेपर में ये आपका सिविल ऑडिट और लोकल ऑडिट, सिविल ऑडिट वालों के लिए होता है, और ये इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। इसका आपको काम आपकी जॉब में भी काफ़ी आता है, और इसमें मुश्किल भी पड़ती है काफ़ी सारे लोगों को, ठीक है। तो ये पेपर थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसके बाद डिफेंस ऑडिट हो गया, ये सब हो गया। फिर PC20 कॉस्ट अकाउंटेंसी, गवर्नमेंट अकाउंट्स, सिविल अकाउंट्स। फिर आपका PC22 ये होता है आपका सिविल ऑडिट के लिए। इसमें भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बहुत थ्योरेटिकल ये पेपर है, तो इसके बारे में आपको जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें बताया जाएगा। तो ये सब पेपर्स होते हैं। बेसिकली आपको 9 पेपर देने होते हैं, 5 पेपर ग्रुप 1 में से और 4 पेपर ग्रुप 2 में से, ठीक है। उसके बाद SAS एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें। ऑफिशियल्स हु आर डिक्लेयर्ड टू पास प्रीलिमिनरी टेस्ट and divisional accountants or divisional accounts officer who have successfully completed their probation on or before 1/3/2021, ये कुछ उन्होंने दे रखा है जो कि आपको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एक कंडीशन दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हें 12 कर दिया गया है, 6 नॉर्मल चांसेस और 6 एडिशनल। जो 6 एडिशनल है वो आपको तब मिलेंगे जब अगर आपके पहले 6 चांसेस में स्टार्टिंग के 5 पेपर निकल जाएंगे, जो ऑलमोस्ट सभी के निकल ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है इसका सिलेबस। तो ये हमारा सिलेबस है, 2017 से ये रिवाइज हो गया था। ये इंग्लिश का सिलेबस है PC1 का, वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर एप्लीकेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो आपने देखा जो भी आपका SAS का CGL में पढ़ के आए हो, सभी लोग क्लियर करके आए हो, सिंपल है और सब इसमें ऑलमोस्ट पास हो ही जाते हैं। प्रेसी राइटिंग होती है, प्रेसी राइटिंग वगैरह में बस आपको लिखना है, प्रेसी कभी भी खाली छोड़कर नहीं आना है। तो आप उसी केस में आप इसमें फेल हो सकते हो अगर आप चीज़ें खाली छोड़ के आओगे, अदरवाइज आप पास हो ही जाएंगे। उसके बाद ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है, इसमें डेटा टेबल, पाई चार्ट्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं। आपकी जनरल एक मैथमेटिक्स की समझ देखी जाती है, रीजनिंग की समझ देखी जाती है। इसमें स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आपके लिए एक नई चीज़ हो सकती है, बट उसके लिए आपको बताया जाएगा, सोर्सेज दिए जाएंगे कहाँ से करना है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आपकी जॉब में भी कभी काम आ सकते हैं। बुक्स यहाँ पे सबकी दी हुई हैं। ऐसे ही आपका IIT थ्योरी का पेपर है, इसमें
कंप्यूटर्स, लैन वैन, ये सब चीज़ें दे रखी है, IT एक्ट वगैरह है। तो ये सब इसका सिलेबस है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके इसमें से देख सकते हो सारा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब बताना चाहता हूँ, SAS की वैल्यू। SAS की वैल्यू रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारी डेपुटेशंस होती हैं CAG से दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जिसमें SAS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मांगते हैं। अगर आप SAS क्वालिफाइड हो, W हो, या ऑब्वियसली सीनियर हो तभी बनोगे जब SAS क्वालिफाइड होगे, W भी तभी बनोगे आप SAS क्वालिफाइड होगे। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में डेपुटेशंस आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है SAS की, तो वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा, अब UPSC भी कुछ वैकेंसीज ऐसी निकाल रहा है जिसमें SAS को इक्विवेलेंट टू MBA, इक्विवेलेंट टू CA माना गया है। ये देखिए, डेप्यूटी डायरेक्टर की 151 वैकेंसीज अभी 2021 में निकाली थी, सितंबर अक्टूबर में। लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, ESIC में निकाली थी। इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, डिज़ायरेबल क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज। तो ये SAS इसमें अकाउंट सर्विसेज, क्योंकि अकाउंट्स की पोस्ट है तो इन्हें इक्विवेलेंट माना गया है, क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, और पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स, मतलब CMA या ICWA, MBA इन फाइनेंस और डिग्री इन लॉ। तो ये चीज़ें, और इसकी बहुत ही अच्छी डेप्यूटी डायरेक्टर की लेवल 10 की ये पोस्ट है, 35 ईयर्स इसमें एलिजिबिलिटी है। तो इतनी वैल्यू अब ज़्यादा बढ़ गई है SAS की, तो आप इसलिए भी इस जॉब को और SAS क्लियर करके W बनने पे प्रायोरिटी दे सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। थैंक यू।